नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम लोग 1.1, प्रश्नावली 1.1। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। जो 9वां क्वेश्चन है वह आसान है, आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आज आपको 10वां क्वेश्चन से बताने जा रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन, तो चलिए मैं पढ़ता हूँ कि 10वां क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। आपसे एक सवाल पूछा है कि ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित तो हो लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और न ही संक्रामक होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। दसवां का ये पहला सवाल है। चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। मैंने एक सेट लिया है। यह सेट क्या है? एक समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय। यानी कि हमने एक सेट लिया है। वह सेट कैसा है? एक समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय है। इसमें हमने एक संबंध ले लिया। ये संबंध क्या है? ए बी सच डेट ए लंब है, ए लंब है बी पर। ये मैंने लिया है, एक सेट लिया है और जो समुच्चय है उन समुच्चय के तत्वों में ये संबंध है। जैसे दो रेखाएं ए बी हैं तो इनमें क्या संबंध है? ए लंब है बी पर। अब यह जो मैंने संबंध लिया है वह सममित है लेकिन ना स्वतुल्य है ना संक्रामक है। तो देख लीजिए, कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती। तो कोई भी रेखा जब स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग इन, यदि ए इस समुच्चय का तत्व है तो ए डज नॉट रिलेटेड टू ए है, अर्थात ए पर लंब नहीं है। जब लंब नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है। अब देख लेते हैं कि यह संबंध सममित है कि नहीं। तो देख लीजिए, यदि ए लंब है बी पर तो बी लंब भी होती है किस पर? ए पर। यदि पहली रेखा दूसरी पर लंब हो तो दूसरी रेखा पहली पर लंब होती है। यानी कि ए रिलेटेड बी है तो इसका मतलब क्या आ रहा है? बी रिलेटेड ए रहा है। अतः दिया गया संबंध क्या है? दिया गया संबंध क्या है? सममित है। तो देखा आपने, जो मैंने यह संबंध लिया है लंब होने का संबंध, वह स्वतुल्य नहीं है, सममित है। अब संक्रामक देख लेते हैं तीसरा। जैसे मान लीजिए ए लंब है बी पर, इसका मतलब ए रिलेटेड क्या है? बी है। ऐसे ए रिलेटेड बी ले लेते हैं और बी रिलेटेड सी ले लेते हैं। ए रिलेटेड बी का मतलब ए लंब है बी, यहाँ से बी रिलेटेड सी का मतलब बी लंब है सी पर। यदि ए लंब है बी पर, बी लंब है सी पर, तो क्या ए सी पर लंब होगा? क्या इस बात की गारंटी है? लंब एकदम नहीं हो सकता। गारंटी की क्या बात है? लंब हो ही नहीं सकता। जैसे देखिए, यह रेखा ये है, इस पर लंब है बी और बी पर लंब है क्या? सी।
तो ए सी के लंब होगा? नहीं, क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वह लंब नहीं होगा किस पर? सी पर। ठीक है, क्या होगा? समांतर होगा। ए सी के क्या होगा? समांतर होगा, लंब नहीं होगा। यानी कि ए इज नॉट रिलेटेड टू सी। अतः दिया गया संबंध क्या है? संक्रामक है, संक्रामक है। तो इसी तरह से और भी सवाल पूछे गए हैं। पूछा है कि संक्रामक होना चाहिए परंतु स्वतुल्य न हो और न ही क्या हो? सममित हो, ऐसे ही। तो चलिए इसमें का एक और मैं सवाल बता देता हूं। एक मैंने पहला बता दिया है, एक मैं अंतिम बता देता हूं। अंतिम मैं बता देता हूं। पांचवा सवाल क्या है? 10वां का 5वां सवाल इसमें लिखा है कि सममित हो, संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। सममित होना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग 10वां का 5वां सवाल देख रहे हैं। 5वां लिखा क्या है कि ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो, संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। कह रहा है ये सवाल कि सममित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए किंतु स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं और हम लोग देखेंगे कि वह सममित है, संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। तो एक मैं सेट ले रहा हूं। देखिए एक ये सेट मैंने लिया है, इसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3। ये एलिमेंट हो गए और इन एलिमेंटों के लिए एक संबंध मैं परिभाषित कर रहा हूं। संबंध ये परिभाषित है कि R इक्वल टू क्या है? ए बी सच डेट 0 a माइनस बी है और लेस आर इक्वल टू 2 है। ये इनमें संबंध है। क्या संबंध है? a माइनस बी ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल टू 2। ये संबंध है। अब चलिए हम लोग ये जो संबंध है इसमें देखते हैं कि कौन कौन एलिमेंट आएंगे। ये मैं निकाल लेता हूं। तो आप इन तत्वों में से बताइए a माइनस बी का मान 0 से बड़ा आना चाहिए और 2 से क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। तो आप इसमें रखिए, जैसे मान लीजिए 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। यहाँ पे रखिए 1 माइनस 2। तो 1 में से 2 जाएगा -1 और -1 की वैल्यू 1 आएगी ना। तो 1 का मान 0 से बड़ा है और 2 से क्या है? छोटा है। अर्थात 1 और 2 इस संबंध में होगा। इसी तरह से आप बाकी तत्वों के लिए भी चेक करके निकाल लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि इस संबंध में कौन कौन तत्व आएंगे। 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा। 1, 3 यहाँ पे रखिए, 1 और 3। 1 में से 3 जाएगा -2 और -2 की वैल्यू 2 आएगा, जो 2 के बराबर है ना। तो ये सवाल कह ही रहा है कि जो 2 के बराबर हो चाहे 2 से छोटा हो। तो 1, 3 भी आएगा। इसी तरह से और क्या आएगा? 2, 3 आएगा। इसी तरह से और क्या आएगा? 3, 1 आएगा। इसी तरह से और क्या आएगा? 2, 1 आएगा। इसी तरह से और क्या आएगा? 3 और 2 आएगा। इसी तरह से, ठीक है। आप देख लीजिए, इस पर रख कर सब देख लीजिए। अब हम यह देखते हैं कि यह दिया गया संबंध जो है वह सममित है, संक्रामक है, स्वतुल्य है कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं स्वतुल्य। पहले देखते हैं स्वतुल्य। क्या यह संबंध स्वतुल्य है? नहीं। कैसे जानेंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं? उस सेट के प्रत्येक तत्व का संबंध अपने आप से जरूर होना चाहिए। तो बताइए, 1, 1 से जुड़ा है कहीं? देखिए तो 1, 1 से जुड़ा है कहीं? नहीं। 2, 2 से जुड़ा है कहीं? नहीं। 3, 3 से कहीं जोड़ा है? नहीं। इसका मतलब कि स्वतुल्य नहीं है। तो 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। और जब ऐसा नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। अतः R स्वतुल्य नहीं है। देखा आपने, मैंने जो संबंध लिया है वह संबंध स्वतुल्य नहीं है। सवाल भी यही कर रहा था
लेकिन कह रहा है कि सममित हो और संक्रमक हो। चलिए सममित चेक कर लेते हैं। सममित में क्या होना चाहिए? यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 है ना, यानी 1 रिलेटेड टू 2 है, तो क्या 2 रिलेटेड टू 1 है कि नहीं, हमें बस बता दीजिए। है, देख लीजिए 2 रिलेटेड टू 1 है। इसी तरह से 1 रिलेटेड टू 3 है, तो बस ये मुझे बता दीजिए कि 3 रिलेटेड टू 1 है कि नहीं है। बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए 2 रिलेटेड टू 3 है, तो बस मुझे ये बता दीजिए कि 3 रिलेटेड टू 2 है कि नहीं, उसका उल्टा है कि नहीं है। तो इस तरह का जो संबंध होता है वह सममित होता है कि ए रिलेटेड टू बी हो तो बी रिलेटेड भी क्या आना चाहिए, ए होना चाहिए। अब यदि संक्रमक हम लोग देखें जरा, संक्रमक की बात किया जाए, संक्रमक है कि नहीं, तो संक्रमक में आप 2 तत्व लेते हैं। जैसे यही मान लीजिए एक ये तत्व ले लीजिए, एक यह तत्व ले लीजिए, यानी 1 रिलेटेड 2 है और क्या है 2 रिलेटेड क्या है 3। तो संक्रमक में क्या होता है कि ए रिलेटेड बी होता है, बी रिलेटेड सी होता है। तो अब ये आना चाहिए, ए का संबंध सी से आना चाहिए। तो देखिए ए का संबंध 3 से होना चाहिए। अब देखेंगे कि क्या एक का संबंध 3 से है कि नहीं। देख लीजिए, है, ए रिलेटेड तो है, 1 रिलेटेड क्या है 3 है, यहाँ पे मिल रहा है ना। यानी कि 1 2 और 2 3 का जब संबंध है तो 1 का 3 से संबंध हो रहा है। इसका मतलब कि यह दिया गया जो संबंध है वह संक्रमक भी हो रहा है। ऐसे ही और भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए और मैं देखूं, चलिए ये ले लेते हैं, इसको नहीं। अब अगला कोई लेकर देख लेते हैं हम लोग कि और कोई आ रहा है कि नहीं। देखते हैं, ये ले लीजिए एक, और एक कोई ले लीजिए, 3 एक हमने लिया। अब इसी तरह से और एक एलिमेंट लेकर आप चेक कर लीजिए कि संक्रमक है कि नहीं। जैसे आप ले लीजिए 2 1 1, ये एलिमेंट ले लीजिए, तो 2 रिलेटेड 1 है। और ऐसे ही एक और ले लीजिए 1 3 ले लीजिए, ये ले लीजिए 1 रिलेटेड 3 हो गया, यानी कि ए रिलेटेड बी हो गया, बी रिलेटेड सी हो गया। तो अब देखिए कि क्या ए रिलेटेड सी हो रहा है कि नहीं, पहले तत्व का संबंध तीसरे से हो रहा है कि नहीं, ये आपको मिलाना है। यानी कि हमें ये मिलाना होगा कि 2 का संबंध 3 से है कि नहीं, 2 रिलेटेड 3। तो 2 रिलेटेड 3 माने आप समझ रहे होंगे 2 3 बिलोंग इन आर होना चाहिए। तो अब देख लीजिए कि 2 3 हमारे संबंध में है कि नहीं। देखिए यहाँ पे है 2 3, इसका मतलब यही हुआ कि ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड सी है, तो ए का संबंध तीसरे तत्व से आ जा रहा है। तो इस तरह का जो संबंध होता है वह संबंध क्या कहलाता है, संक्रमक संबंध कहलाता है। तो दिया गया जो संबंध है वह क्या है, संक्रमक है। तो लिख देंगे अतः आर क्या है, संक्रमक है। चलिए, तो अब आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया कि ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य न हो, सममित हो और संक्रमक हो। तो यह जो संबंध था यह स्वतुल्य नहीं था, लेकिन सममित भी था और क्या था, संक्रमक था। तो 10वां सवाल में 5 सवाल थे, उसमें से मैंने 2 बताया है और बाकी इसी के आधार पे आप लगा सकते हैं। अब मैं सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूं और सवाल नंबर 11 के पास पहुंचता हूं। सवाल नंबर 11 लिखा क्या है ये मैं पढ़ रहा हूं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में कह रहा है कि एक सेट है, उसमें क्या है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, उसको ए मैं मान लेता हूं, ठीक है ना। यह सेट ए है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन भी करते जा रहा हूँ। सॉल्यूशन में ये मैं लिख रहा हूँ कि एक सेट ए है, इस सेट ए में क्या है,
समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है यह। तो मैं लिख देता हूं, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय, ये हो गया। अब आगे देखिए क्या है, आर बराबर दिया है, आर का मतलब इस समुच्चय में संबंध, एक संबंध परिभाषित किया है। संबंध क्या परिभाषित किया है कि आर बराबर पी क्यू, लिखा है कि आर बराबर पी क्यू। आर बराबर पी क्यू का मतलब ये हुआ कि तो एक संबंध दिया है समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय के लिए। संबंध ये दिया है कि r बराबर पी क्यू, आर बराबर पी क्यू का मतलब p रिलेटेड q, p और q कब रिलेटेड होंगे, जब लिखा है आगे कि बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी समान हो। यानी बिंदु p जो है वह मूल बिंदु से उतना ही दूरी पर हो जितना कि q मूल बिंदु से हो। ठीक है, तो मूल बिंदु में यदि वो मान लूं तो ये होना चाहिए कि OP बराबर क्या होना चाहिए, OQ होना चाहिए। तो जब OP बराबर OQ है तब जाकर बिंदु P Q से क्या होगा, रिलेटेड होगा। अब कह रहा है कि यह संबंध तुल्यता संबंध होगा। अब तुल्यता संबंध कब होगा, जब सममित होगा, संक्रामक होगा और स्वतुल्य होगा। चलिए तो ये सिद्ध करेंगे। फिर आगे लिखा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक बात बताइए कि यदि P बिलोंग इन A है, मैंने जो सेट A है, जो बिंदुओं का समुच्चय, उसमें से मैंने एक बिंदु P लिया है, P बिलोंग इन A है। यह क्या है, एलिमेंट है, यह क्या है, सेट है। अब एक बात जरा बताइए, क्या OP बराबर OP होगा कि नहीं? बिंदु O से P की दूरी बिंदु O से P की दूरी बराबर होगी कि नहीं? बिल्कुल बराबर होगी। अर्थात क्या होगा, अर्थात ये होगा कि P रिलेटेड क्या हो जाएगा, P। इसका मतलब यही होगा कि PP बिलोंग इन R, अर्थात उस सेट के सभी तत्व अपने आप से जुड़े हैं। और जब सभी तत्व अपने आप से जुड़े हैं तो इसका मतलब संबंध क्या है, स्वतुल्य है। अतः R क्या है, स्वतुल्य है। अब सममित देखते हैं कि सममित है कि नहीं। सममित में हम दो तत्व लेते हैं, ठीक है। तो दो तत्व ले लीजिए, जैसे मान लीजिए P और Q ले लीजिए। P Q बिलोंग इन A, आपने लिया दो तत्व। अब आप मानिए P रिलेटेड Q, P रिलेटेड Q मानिए। ये बताइए P रिलेटेड Q कब होगा, यहां से देखिए संबंध से P रिलेटेड Q कब होगा, जब OP बराबर क्या होगा, OQ, OP बराबर OQ। एक बात जरा बताइए, O से P की दूरी और O से Q की दूरी बराबर है, तो क्या O से Q की दूरी O से P की दूरी के बराबर होगी कि नहीं? क्या ऐसा लिखा जा सकता है, OQ बराबर OP? बिल्कुल लिखा जा सकता है। O से Q की दूरी और O से P की दूरी लिखा जा सकता है। अतः Q रिलेटेड क्या हो जाएगा, P। एक बात बताइए, P रिलेटेड Q है, Q रिलेटेड P आ गया, इसका मतलब दिया गया संबंध क्या है, सममित है। ठीक है, तो दो बातें मैंने सिद्ध कर लिया, स्वतुल्य सिद्ध कर दिया, सममित सिद्ध कर दिया। अब संक्रामक सिद्ध कर देते हैं हम। तो चलिए हम संक्रामक सिद्ध कर देते हैं। आ जाइए, P Q R बिलोंग इन A। ये बताइए P रिलेटेड Q मानिए, ठीक है, और Q रिलेटेड R मानिए। ये P रिलेटेड Q का मतलब क्या हुआ, OP बराबर OQ। Q रिलेटेड R का मतलब क्या होगा, OQ बराबर OR।
एक बात बताइए, ओपी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू ओ आर के बराबर है, तो ओपी ओ आर के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ओपी ओ आर है तो क्या हो जाएगा? पी रिलेटेड आर हो जाएगा, जो आपकी परिभाषा थी। पी रिलेटेड आर हो गया, अतः संबंध क्या है? संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। अब एक बात बताइए, यहां से मिला है OP बराबर OQ बराबर OR। यहां से क्या पता चल रहा है कि बिंदु O से PQR की दूरियां बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि बिंदु O से PQR की दूरियां बराबर है। इसका मतलब यही हुआ कि यह एक ऐसे वृत्त को निरूपित कर रहा है जिसका केंद्र क्या है? O है। अब आगे सवाल में बढ़ते हैं और हम लोगों ने 11 नंबर का सवाल हल कर लिया। अब हम लोग सवाल नंबर 12 हल करते हैं। बिल्कुल आराम से आप हल कर सकते हैं, बस यही काम करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है। देख लीजिए 12 नंबर का सवाल भी मैं पढ़ देता हूं। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, यानी कि एक समुच्चय ए है, कैसा समुच्चय है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। तो मैं लिख देता हूं, क्या है ए? ए क्या है? समस्त त्रिभुजों का सेट है। ये हुआ। अब आगे मैं पढ़ता हूं। आर बराबर लिखा है T1 T2। आर बराबर लिखा है T1 T2, यानी कि दो त्रिभुज हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। T1 रिलेटेड T2 कब है? जब T1 T2 के समरूप है। जब T1 समरूप है किसके? T2 के। ठीक है, अब आगे पढ़ देता हूं। कह रहा है कि दिखाइए कि यह तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन संबंधित है। फिलहाल के लिए इसको आपको सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। तो क्या दिखाना होगा? स्वतुल्य पहले दिखाइए। स्वतुल्य कब होगा? जब उस सेट के सभी तत्व अपने आप से जुड़े होंगे। तो चलिए एक बात बताइए, कोई भी त्रिभुज स्वयं के क्या होता है? स्वयं के समरूप होता है। जब कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, इसका मतलब यही हुआ कि यदि T1 बिलोंग इन A है तो T1 रिलेटेड T1 होगा। क्यों? क्योंकि T1 के क्या है? समरूप है। इसका मतलब क्या है? अतः R क्या है? स्वतुल्य है। दूसरा देखिए, यदि T1 रिलेटेड T2 है, T1 रिलेटेड T2 कब होगा? जब T1 T2 के समरूप होगा। T1 समरूप है किसके? T2 के। तो एक बात बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं समरूप त्रिभुज के बारे में कि यदि पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप हो तो दूसरा त्रिभुज पहले के समरूप होता है। T2 समरूप होगा किसके? T1 के, यानी कि T2 रिलेटेड T1 आ गया। तो एक बात बताइए, T1 रिलेटेड T2 है या T2 रिलेटेड T1 आ गया, इसका मतलब R क्या है? सममित है। R सममित है। तीसरा पॉइंट देखिए, अब इसमें 3 तत्व लेंगे। T1 रिलेटेड T2 मानिए, T2 रिलेटेड T3 मानिए। ये बताइए T1 रिलेटेड T2 का मतलब क्या है? T1 रिलेटेड T2 का मतलब यही है कि T1 समरूप है किसके? T2 के। T2 रिलेटेड T3 क्या है? T2 समरूप है
T3 के। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप हो, दूसरा तीसरे के समरूप हो, तो पहला तीसरे के समरूप होता है। अतः T1 समरूप होगा किसके? T2। और जब T1 T3 के समरूप होगा तो इसका मतलब T1 रिलेटेड क्या होगा? T3। और जब T1 रिलेटेड T3 होगा तो यह संबंध क्या होगा? संक्रामक होगा। तो जब संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि दिया गया संबंध क्या है? तुल्यता संबंध है। इसी में और एक सवाल पूछा है। T1 बराबर लिखा है 3, 4, 5 वाला समकोण त्रिभुज, 3, 4, 5 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज, भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज। T2 लिया है, T2 5, 12, 13 वाला भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा लिया है 6, 8, 10 वाला समकोण त्रिभुज। कह रहा है कि कौन संबंधित है, कौन रिलेटेड है। तो जो समरूप होगा वो न रिलेटेड होगा। तो देखेंगे कि T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, कि T1 T3 के समरूप है। तो एक बात बताइए, हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब देखिए कि कौन कौन समानुपाती हैं। देखिए 3/4 बराबर 4/8 बराबर 5/10, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि T1 T3 के क्या है? समरूप है। T1 समरूप है किसके? T3 के। तो जब T1 T3 के समरूप है यानी कि T1 रिलेटेड क्या है? T3 है। तो यहाँ से आ गया कि हमारा जो त्रिभुज T1 है वह T3 के क्या है? समरूप है। तो हम लोगों ने 10वां सवाल हल किया, 11 नंबर का सवाल हल किया, 12 नंबर का सवाल हल किया। ठीक है। इसी तरह से आपका एक सवाल 13 है और एक 14 है और एक 15 है। तो ये सवाल जो हैं बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं। और आप चाहेंगे कि थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आप आराम से कर लेंगे। बस मैं सवाल को पढ़कर समझा देता हूँ। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों की समुच्चय में R बराबर P1 P2, P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, एक तुल्यता संबंध है। तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ऐसे ही 14 नंबर का सवाल है कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, एक संबंध दिया है L1 L2 के समांतर है, तो तुल्यता संबंध होगा। बिल्कुल आराम से। यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगा। सम्मित हो गया। L1 L1 के समांतर होगा क्योंकि कोई रेखा स्वयं के समांतर होती है। स्वतुल्य हो गया। यदि L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के समांतर हो जाएगा, तो संक्रामक हो गया। तो बिल्कुल आराम से आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है उसका सूचना आप तक अवश्य पहुंचे। जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन चाहे जो भी सूचना हो वह आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।